नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर आई गई योजना अग्निपथ को लेकर एक और युवाओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर सियासी गलियारों में विरोध की खिचड़ी अभी भी पक रही है। जी हां, सेना भर्ती को लेकर युवाओं में जोश भारी है तो विपक्ष का विरोध भी जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए रिपोर्ट। युवाओं में जोश भारी, विपक्ष का विरोध जारी। जी हां, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। देश की सेवा के लिए सेना में जाने वाले युवाओं का सपना अब साकार हो रहा है। युवा पूरे जोश के साथ सेना भर्ती की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि देश भर में विरोध तो जरूर कम होने लगा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब भी अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर विरोध जारी है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। की योजना ना तो देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवान के भविष्य के हित में। इस सरकार की ये कार्यशैली रही है कि ये योजना लेके आते हैं, किसी से सलाह नहीं करते, मशवरे नहीं करते और उस योजना को लागू कर देते हैं। लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन बिल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, 3 कृषि कानूनों की बात हो। और भले ही राजनीतिक गलियारों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध देखने को मिल रहा हो, लेकिन युवाओं के जोश के आगे ऐसा लगने लगा है कि विपक्षी दलों के विरोधों का असर नहीं होने वाला। देश भर में घट रहे विरोध और युवाओं के जोश के आगे राजनीतिक गलियारों में अग्निपथ योजना को लेकर पक रही खिचड़ी का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, तभी हम कह रहे हैं कि युवाओं में तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विरोध था वो थम गया है। अब जोश नजर आ रहा है युवाओं के अंदर, लेकिन फिर विपक्ष का जो विरोध है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र सिंह ढुल मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी, ये रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले रविंद्र सिंह ढुल जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी। सीधा सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि जब युवाओं का प्रदर्शन रुकने लगा है, युवाओं में अब जोश दिखने लगा है, तो फिर विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्यों विपक्ष विरोध को बढ़ाए जा रहा है? मैं आपको एक डाटा देता हूं, सिर्फ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, ज्यादा नहीं कहूंगा, यही इनका भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। केवल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में एक चीज कहूंगा, वो भी आधिकारिक बोलूंगा और वो भी संसद के अंदर रखी गई जानकारी बोलूंगा। 2017-18 के अंदर हरियाणा से भर्ती हुए थे फौज में 3634। 2018-19 के अंदर हरियाणा से फौज में भर्ती हुए थे 3210 लोग, और 2019-20 में, जो कि आखिरी भर्ती थी क्योंकि उसके बाद में इन्होंने भर्ती कोई की नहीं है, 5097 लोग भर्ती हुए थे। और अब हरियाणा का कोटा घट करके 1000 से नीचे हो गया। हरियाणा के यदि वैसे तो फौज की नौकरी को रोजगार के रूप में प्रचारित करने का हम पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन यदि 1 मिनट के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कभी अपने दफ्तरों में चौकीदार बनाने के लिए कोई भर्ती करने का प्रयास कर रही है, उस भर्ती के अंदर हरियाणा का जो कोटा है वो घट करके 1000 से नीचे वर्तमान जो अग्निपथ की भर्ती के अंदर 963 रह गया। कौन से जोश की बात कर रहे हैं आप? हम कौन से जोश की बात कर रहे हैं? किस चीज की हम डिबेट कर रहे हैं? क्यों नहीं विरोध होना चाहिए इस चीज का? आप बताइए कि इनकी ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना, ये तो हाल तब है, आप इस बात को समझिए, ये हाल तब है जब ये 4 साल की एक योजना है कि 4 साल के अंदर 963 मतलब कि हरियाणा से इस बारी भर्ती होंगे, उसमें से फौज में बचेंगे कितने?
75% बाहर जाएंगे। कितने बचेंगे? 250 लोग। क्या हरियाणा के युवा इस लायक भी नहीं है कि हरियाणा के मतलब साल के अंदर 250 लोग भारत की फौज के अंदर जाएंगे, एक ऐसे प्रदेश से गौरवशाली जिसके पास में अनगिनत मेडल है। कौन से जोश की बात कर रहे हैं हम युवाओं के? इन्होंने भट्ठा बिठाना है पूरे के पूरी फौज का, इन्होंने पूरे के पूरे भर्ती के सिस्टम का भट्ठा बिठाया है। रविंद्र साहब, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कांग्रेस कुछ जो इस योजना से जुड़े बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको गिनने में असमर्थ है? मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे आपको। मेरी पूरी बात पूरी बता देता हूँ। इससे पहले भी जो है भर्ती होते थे नौजवान फौज के अंदर जाते थे, उनको तकनीकी ट्रेनिंग दी जाती थी। इससे पहले भी एक सर्विसमैन का कोटा होता था, ग्रुप डी के अंदर भी, ग्रुप सी के अंदर भी। केंद्र के अंदर ग्रुप डी के अंदर 20% कोटा, केंद्र के अंदर ग्रुप सी के अंदर 10% कोटा पहले भी एक सर्विसमैन का रहता था। केंद्र में केवल 2% कोटा है, 2% लोग इस समय पे नौकरी कर रहे हैं एक सर्विसमैन। हरियाणा के अंदर हजारों लोग सड़क के ऊपर बेरोजगार है एक सर्विसमैन। कौन से पॉजिटिव बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले इनके पास पेंशन होती थी, वो भी गई। कांग्रेस का नजरिया ठीक है क्या इस योजना को देखने का? जय हिंद सृष्टि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल में हूं। ये जो अग्निपथ योजना देश में ऐलान हुई 14 जून को, ये आजादी से लेकर आज तक 75 सालों में ये सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस सुधार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर जवान, सेलर और एयरमैन पे प्रभाव पड़ेगा। इस योजना के 3 मुख्य फायदे हैं। एक है देश हित, दूसरा है युवा हित और तीसरा है सामाजिक हित। मैं एक मिनट लेना चाहूंगा इन तीनों फायदों पे। पहला है देश हित। इससे जो सेना में जो जवान की आयु होगी वो 32 साल से घटकर 26 साल हो जाएगी, जिससे कि सेना का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसमें इजाफा आएगा। और दूसरा, इससे तकरीबन सालाना 50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी पेंशन बिल के जरिए, जो कि ये पैसा सेना के आधुनिकीकरण और नई टेक्नोलॉजी खरीदने का काम आएगा। युवा हित के लिए ये योजना इसलिए अच्छी है क्योंकि एक कम उम्र में युवा देश की सेवा कर पाएगा, सेना की नौकरी कर पाएगा। जो 25% युवा स्थायी नौकरी के लिए रिटेन होंगे वो तो लंबी नौकरी करेंगे, और जो 75% अग्निवीर जो 4 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे उन्हें अलग अलग मंत्रालयों में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में एब्जॉर्ब किया जाएगा। और यदि ऐसा कोई अग्निवीर होता है जो 4 साल के बाद कहीं पे भी नौकरी नहीं करना चाहता, तो चूंकि हर अग्निवीर को 12 लाख के करीब रुपया मिलेगा सेवा निधि के तौर पे, तो वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकता है। और तीसरा, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है सामाजिक हित। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी रेजिमेंट है बॉम्बे सैपर्स कोर ऑफ इंजीनियर्स की। मेरी रेजिमेंट में 37% सरदार हैं, 37% हिंदू मराठे हैं, 18% मुस्लिम है और 8% अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। मेरी रेजिमेंट में सर्व धर्म स्थल है, एक ही छत के नीचे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है। मंगलवार शाम को हम सबको आर्टिकली जाना पड़ता है, फ्राइडे को नमाज के लिए और संडे को शबद गुरबानी के लिए। आज मेरे को 9 साल से ज्यादा हो गया, फौज से रिटायर हुए हैं। आज भी मैं कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने से गुजरता हूँ तो मेरी आंखें, मेरा सर आदर से अपने आप झुक जाता है। तो 4 साल के बाद जो अग्निवीर आएगा वो बहुत एक अच्छा नागरिक भी होगा। सर, लेकिन कांग्रेस फिर इसे युवाओं के साथ छल क्यों बता रही है? कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी बात पर अड़ी है, 4 साल के बाद जो युवा बेरोजगार हो जाएंगे वो युवाओं के साथ छल हो रहा है, और इसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि हमारा विरोध जारी रहेगा। ऋषि जी, देखिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा हक होता है लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये उनका लोकतांत्रिक हक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सेना जो अपनी पॉलिसी बनाती है रिक्रूटमेंट की, वो अपने रिक्वायरमेंट को नजर रखते हुए बनाती है। और जैसे जैसे बड़े सेना के अफसरों ने कई प्रेस ब्रीफिंग में बताया पिछले कुछ दिनों में कि आने वाले वक्त में अगर सुधार की जरूरत होगी तो हम इसे सुधार भी करेंगे। लेकिन ये जो योजना है ये देश हित के लिए बहुत अच्छी है और ये योजना रोल बैक नहीं होगी, ये योजना चलती रहेगी। सोडी साहब, आप पॉलिटिकल चीज पर नहीं अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते, उसका मैं पूरा सम्मान करती हूँ। लेकिन सर, फिर ये एक और मेरा सवाल उठ रहा है कि युवा पूछ रहा है कि जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जो पहले से ही इस चीज के लिए अप्लाई कर चुके थे, उनके टेस्ट भी यहाँ पर हो चुके थे, बस ज्वाइनिंग की देरी थी, उनका क्या कसूर था?
श्रुति जी, मैं आपके इस प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा जो व्यक्तिगत ये व्यू है वो यही है कि वन टाइम एक्सेप्शन होना चाहिए था। जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे, उनका मेडिकल हो गया था, सिर्फ वो कॉल लेटर की वेट कर रहे थे, उन्हें वन टाइम एक्सेप्शन देके उन्हें एनरोल कर देना चाहिए था। उनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ देखूं, जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैंने एनडीए के एग्जाम की तैयारी शुरू की थी, जो तब 11वीं के बाद होती थी। यदि मेरे साथ ऐसा होता कि मैं एनडीए का रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल सब क्लियर करता और कॉल लेटर की वेट करता और तब सब चेंज हो जाता तो मेरे को भी धक्का लगता। तो मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन में तो ये है कि ये वन टाइम एक्सेप्शन होना चाहिए और जो ऐसे कैंडिडेट हैं उनका री मेडिकल होकर उनको ले लेना चाहिए फौज के अंदर। विदु रावल साहब, सब चीजें भूल जाइए और जो भी नफा नुकसान इसमें गिनाए जा रहे हैं सब भूल जाइए। बस अगर सिर्फ उन युवाओं का हम जिक्र करना चाहें जिनकी ऑलमोस्ट सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी और वो एंड टाइम पे रुक गए, ज्वाइनिंग से जस्ट एक कहा जा सकता है ना कि आखिरी कदम था, आखिरी पड़ाव था, उसी के बाद उनसे पहले ही उनको रोक दिया गया। सर, उनको क्या जवाब दिया जाएगा? कितने लोग हैं ऐसे? कितने, आपके पास क्या फिगर है? कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं? कितने लोग हैं ऐसे? फिलहाल सर आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन काफी युवा है, अच्छी खासी संख्या में है ये युवा। बस यही सिर्फ आप ही के पास नहीं, सिर्फ आप ही के पास नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछोगे, उसके पास भी आंकड़ा नहीं मिलेगा। दरअसल ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए मैंने इस सवाल के साथ अपनी बात शुरू की कि ये सब प्रकार के भ्रम है। बहुत ज्यादातर जो स्टेजेस थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेज ही चल रही थी, लेकिन ये एक, क्योंकि झूठ के ऊपर कांग्रेस राजनीति करती रही है, उसका वर्षों से और दशकों से जो राजनीति का जो मॉडल है वो झूठ का मॉडल है, तो इसी नाते वो जो है एक प्रोपोगेंडा करके हर बात को करती है। अभी जब आकर अग्निवीरों के संदर्भ में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो भी अग्निवीर जो है 4 साल बाद वापिस लौट कर आएगा उसको हम गारंटीड रोजगार देंगे, तो जो लोग आज कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं और फिर सांसद घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं कि अरे उनका 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, हरियाणा की सरकार तो कह रही है कि उनको गारंटीड रोजगार देंगे। सरकार कह रही है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस के किसी एक नेता ने, किसी एक मुख्यमंत्री ने आकर ऐसी कोई घोषणा की नहीं की, ना करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि सेना की द्वारा बनाई हुई योजना को हम हटा देंगे। और कमाल की बात है, दीपेंद्र हुड्डा जो थोड़े दिनों पहले तक खुद को खेल रत्न बताया करते थे, आज वो सेना से भी बड़े एक्सपर्ट हो गए। जो भारतीय सेना द्वारा बनाई हुई योजना है उसका विरोध कर रहे हैं, उनसे बड़े एक्सपर्ट बनकर बता रहे हैं नहीं साहब, भारतीय सेना तो कह रही है कि योजना जो है हमारे लिए आज तक आजादी का सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। इसकी 1989 से जो है जिस प्रकार से लगातार मांग हो रही थी, और इसको बड़े पूरे अध्ययन करके सरकार को जो प्रपोजल दिया गया, सरकार ने उसको कोमा फुल स्टॉप समेत जो है आर्मी के प्रपोजल को, एयरफोर्स के और नेवी के जो ज्वाइंट प्रपोजल था उसको हमने बिना डिफेंस कमेटी में लाए हुए, बिना उस पर कोई व्हाइट कॉलर अधिकारी के पेन चलवाए हुए हमने यथावत उसको लागू कर दिया, क्योंकि हमें अपनी सेना पर भरोसा है। कांग्रेस जो है, जिसका इतिहास रहा है सेना के हर चीज पर डाउट करना, और ये आज से इतिहास नहीं है, यह इतिहास जो है सिर्फ राहुल गांधी का इतिहास नहीं है, जो कि चेन्नई के अंदर, इरोड के अंदर खड़े होकर क्या कहते हैं, एक माफी चाहूंगा, तमिलनाडु के अंदर इरोड की एक रैली में खड़े होकर क्या कहते हैं, और कब कह रहे हैं, ये 24 जनवरी 2021 को, पिछले साल, ये तो कह रहे हैं खड़े होकर कि इस देश के सैनिक जो हैं वो चीन के बॉर्डर पर क्यों खड़े हैं, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना की जरूरत नहीं है, सेना को हटा दो, वहां तो मजदूरों को लगा दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, ये खुद जो है ये ANI की रिपोर्ट है, और ये माफी चाहूंगा, राजीव जी भी इससे बेहतर नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये अभी कह रहे हैं। नेहरू जी तो ये कह रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, सेना के अधिकारी जो है लेफ्टिनेंट जनरल मोंटी उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की कि भाई कैसी डिफेंस पॉलिसी होनी चाहिए। नेहरू जी तो कह रहे थे कि देश में सेना की जरूरत ही नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे, अहिंसा के पुजारी हम तो। अकल तो तब ठिकाने आई जब 2 महीने बाद पाकिस्तान ने आकर कश्मीर पर हमला कर दिया, और फिर जिस सेना को हटाने की बात कर रहे थे उस सेना ने जांबाजी के साथ जान पर खेलकर जो है कश्मीर को भारत में बचा लिया। फिर भी थोड़ा हिस्सा जो गया वो आज तक गया हुआ है, नेहरू की बेवकूफियों के कारण गया हुआ है। ये फिर से आकर कह रहे हैं, एक अंतिम वाक्य और कह रहा हूं मैं, जो लोग अपनी पार्टी का, एक मिनट रविंदर जी रुकिए, आपकी बात सुनिए ना, जो लोग अपनी पार्टी का भट्ठा बिठा चुके हैं वो सेना के लिए योजना बना रहे हैं,
जो अपनी पार्टी का भट्ठा बिठा चुके हैं, जिन्हें अपनी पार्टी को बचाने लायक योजना नहीं मिल रही है, वो सेना की योजना का भी यहां पर बता रहे हैं कि सेना का भट्ठा बिठा देंगे। अरे साहब, अपनी पार्टी को तो बचा लो, उसके बाद कुछ तो दिखाओ। आपके अंदर योजना बनाने की काबिलियत है क्या? ठीक है सर। ढुल साहब, क्योंकि इस वक्त हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, इसलिए विधु रावल जी की नजरों में, सर सुन लीजिए, इसलिए विधु रावल जी की नजरों में कोई युवा है ही नहीं जो ज्वाइनिंग के लिए रुका हुआ था। इन्होंने सीधे सीधे सोढी साहब की भी बात ऐसा नहीं कहा, झुठला दिया है। डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, मेरे पास डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मुझे वो ढूंढ कर लाओ, मैंने ऐसा क्या कहा? सृष्टि जी, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। विधु रावल जी, आपसे ही बात कर रही हूँ। सर आप बता दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? उसका मकसद आपने कहा जो भी, जो देखिए, मैं बता रहा हूं, आंकड़ा इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे जैसे हजारों लाखों लोग इस प्रकार के हैं, बहुत थोड़े से लोग जिन्होंने पहली और दूसरी स्टेज के बाद वहां तक। अरे साहब रुक जाओ ना, आपका समय आएगा आंकड़ा देना। तो अभी जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक जिन्होंने किया है, क्या वो लॉटरी कर आए हैं? वो योग्यता से आए हैं, उन्हें अग्निपथ योजना के तहत भी वो आ जाएंगे। अगर कोई आया है तो आ जाएगा। दूसरी बात, ये डिसीजन मेरा नहीं है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, भारत की सरकार का भी नहीं है, ये तो भारत की सेना का है निर्णय। मेरी भारत की सेना जो कहेगी, हम उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आंकड़े जो हैं, आंकड़े कितने हैं? वही तो कह रहा हूं, लाखों करोड़ों नहीं है, बहुत थोड़े हैं। और जो थोड़े हैं उनको भी भारतीय सेना ने तय किया है। विधु रावल ने या भाजपा ने या आकर मोदी सरकार ने नहीं तय किया, भारतीय सेना ने तय किया। नहीं साहब, हम तो कोविड काल के दौरान जो गैप पड़ गया है, हमें तो बेस्ट आर्मी चाहिए, दुनिया की बेस्ट आर्मी हमने बनाना है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति कर रहे हैं। थोड़े ही थे, ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, अगर थोड़े थे तो उनको तो आसान रहती। ढुल साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। क्यों दिया जाए? क्यों डाइल्यूट करेंगे हम अपनी सेना को? ठीक है सर। ढुल साहब देखिए, कमाल में से मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कुछ चीजों को सुन करके। इस देश की सेना ने 3 युद्ध जीते हैं और इनको लगता है कि उसके पास में वो ताकत नहीं थी इससे पहले। खैर, इनको लगता है इनके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको आंकड़े बता दूं, 144 रैलियां हुई है भर्ती की, 144 प्रस्तावित रैलियों में से 51 रैली हुई और 50,000 जवान जो है नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे 2020 के हिसाब से। पहली बात, 7,000 इंडियन एयरफोर्स के अंदर प्रतीक्षा कर रहे थे। नहीं, ये कौन सी स्टेज पर? एक मिनट सर, एक मिनट। अरे साहब, वो स्टेज कौन सी है? स्टेज बताइए। आप कह रहे थे वो सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया। नहीं, गलत आंकड़ा ना दीजिए ना। 50,000 लोगों का एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ आपसे, मेरा अधिकार है क्लैरिफिकेशन लेना। ये 50,000 बताइए ना, आप गलत कर रहे हैं। सृष्टि जी, आप ले लीजिए, आप लीजिए। ठीक है सर, रुकिए तो बोलने दीजिए। ठीक है, ढूंढ साहब आप रखिए पहले अपनी पूरी बात। लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री क्लियर कर दीजिए। ये 50,000 मिसलीडिंग फिगर है, ये क्या तरीका है ये? ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ कि 50,000। नहीं, बताइए ना, पूरा डाटा दीजिए। आप डेट नॉलेज नहीं चलेगी। रावल साहब, आप तो आराम से सुनने वाले प्रवक्ताओं में से हैं सर। फिर आज आप 50,000 नहीं कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए बंद हो गया तो सुनिए। विधु रावल जी, आप शांति से सुनने वालों में से हैं, आज आपको क्या हो गया फिर? सर रुकिए ना, क्या तरीका है ये? बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं जानबूझ करके। ये चाहते हैं कि मैं डाटा ना बताऊं। गलत डाटा दे रहे हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं, वो दर्शकों को मिसलीड कर रहे हैं। बारी पे बताइएगा ना सर, रुकिए तो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। ढुल साहब, आप पूरी बात। मैंने आपको बताया जी कि भाई 2019-20 के अंदर जो है हरियाणा से 5,097 लोग भर्ती हुए थे। उसके बाद से अब तक 50,000 लोग ऐसे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पार करके और भर्ती प्रक्रिया के कंक्लूड होने का इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। ये है ऑफिशियल डाटा। और 7,000 लोग इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का इंतजार, 7,000 पोस्ट, ये है ऑफिशियल डाटा। आपने उस 50,000 को घटा करके क्या किया? आप इस बात को समझिए कि ऑन एन एवरेज हरियाणा से 3 से 5,000 जवान जो है हर साल भर्ती होते हैं सेना के अंदर। और इस साल अग्निवीर योजना के अंदर हो गए कुल 963 लोग। बाकी लोगों की वो कहा गई। आप बताइए, रोजगार गारंटी की बात करते हैं, क्या एक सर्विसमैन आपके पास में ये फालतू है क्या जो सड़क के ऊपर घूम रहे हैं? क्या ये एक सर्विसमैन, क्या ये फैक्ट है या नहीं है कि केंद्र की सर्विसेज में एक सर्विसमैन का कोटा है ग्रुप डी के अंदर
और 20% में से केवल 1.5% जो है भरे हुए हैं, और जो ग्रुप सी के अंदर कोटा है 10%, उसमें से केवल 1.7% जो है भरे हुए हैं। आपने वर्तमान एक्स सर्विसमैन की नौकरी सुनिश्चित नहीं की, आप भविष्य की बात कर रहे हैं। कौन सी गारंटी की बात करते हैं? पहले भी कोटा था एक सर्विसमैन का, आज भी है, कल भी रहेगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उनमें से कितनों को आप भर्ती करते हो। आपके मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है रावल साहब, आप जवाब दीजिए। गलत कह रहे हैं रावल साहब, आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद फाइनल कमेंट मैं सोढी साहब से लूंगी। जी, पहली बात तो जो एक्स सर्विसमैन के कोटे की बात कर रहे हैं, वो हमने कोई कोटा नहीं कम किया है। जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उसके अनुरूप जो है, जो भर्तियां होंगी उसके अनुरूप होंगी। अगर सम एक्स सर्विसमैन चूजेस नॉट टू ज्वाइन द सर्विसेज, तो उसमें कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी सर्विस करवा सकता है। तो एक्स सर्विसमैन जो है, हमने कोटा का अगर कम किया हो तो आप हम पे आक्षेप लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये 50,000 और 7,000 का जो फिगर दे रहे हैं, ये एक फ्रॉड फिगर है। क्यों फ्रॉड है, मैं बता देता हूं। पहली बात तो ये कि 2020 का ये खुद ही बता चुके हैं कि 5,097 लोग जो हैं 19-20 वाली जो भर्ती है उसमें हो चुके हैं। अब भारतीय सेना ने ये कहा है कि हमने 2 साल की रिलैक्सेशन दिया कोविड टाइम की। जो लोग जो हैं, हम 21 के बजाय 23 साल तक के हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो किसी का एज लिमिट तो नहीं हुई है। अगर इस दौरान जो है कुछ जो लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के अधिकारी यहां पर बैठे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई उनके प्रति एक सिंपैथी है, लेकिन सिंपैथी आर्मी को डाइल्यूट करने की नहीं है। हम किस प्रकार से 2 साल की जब बढ़ा रहे हैं एज लिमिट, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को साबित किया है वो दोबारा भी आकर साबित कर देगा। कोई लॉटरी थोड़ी लगी है उसकी, वो योग्य है। उसने अगर फर्स्ट स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर किया है, वो तो दोबारा भी कर देगा। लेकिन सर रिस्क रहता है, आप भी जानते हैं, जरूरी नहीं एक बार क्लियर हो गया तो वो सेकंड टाइम भी क्लियर होगा। नहीं, रिस्क इंडियन आर्मी क्यों उठाए? इंडियन आर्मी रिस्क क्यों उठाए? नहीं, सृष्टि जी समझने का प्रयास कीजिए। आप किस पॉइंट ऑफ एंगल से बात कर रहे हैं? मेरी इंडियन आर्मी तो रिस्क उठा ले। कोई व्यक्ति जो 2 साल पहले योग्य था, आज योग्य नहीं रहा है, मेरी इंडियन आर्मी तो जो है, मेरी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तो रिस्क उठा ले उसको लेने का। लेकिन जो व्यक्ति जो है 2 साल पहले स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर कर चुका है, वो रिस्क ना उठाए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? और ये तो खुद अपनी बात में अभी कह चुके हैं कि हम इसको रोजगार का चीज नहीं मानते हैं। ये भारतीय सेना की बात है, इसको छोटा ना कीजिए। ये भारतीय सेना है, ये दुनिया की बेहतरीन सेना है। इसने आपके मैं दोबारा से कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकारों की उदासीनता के बावजूद भारत को एक के बाद एक युद्ध जिताए हैं। कृष्णा मेनन पर ना जाने दो, जीप घोटाले पर ना जाने दो मुझे। चीन में किस प्रकार से आपने चीन के साथ 62 के युद्ध में सेना के साथ किया, मुझे ना वापस उस बारे में। लेकिन इसके बावजूद आपके उदासीनता के बावजूद मेरी भारतीय सेना के जवानों ने नंगे पैर बिना बुलेट प्रूफ की जैकेट नहीं आपने लेने दिया आज तक। रफाल का विरोध कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के विमानों के साथ लड़ाई करते थे हम, 5th जनरेशन का रफाल का आप विरोध आज भी कर रहे हैं। अरे साहब, आपके बावजूद भारतीय सेना ने सफलताएं अर्जित की, आपकी वजह से नहीं की हैं। और आप आज भी कारण बने और रोड़ा बने हुए हैं भारतीय सेना के बेस्ट फोर्स बनने में। और भारतीय सेना इसको नहीं बर्दाश्त करती, ना भारत का जनवासी बर्दाश्त करता। आज के चुनाव नतीजे जो है साफ तौर पर ये बात बता रहे हैं। सोढी साहब, फाइनल कॉमेंट सर। शिशु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो आगे बढ़ चढ़ के इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लें। यदि उनकी कोई भी इस योजना के बारे में शंकाएं हैं तो हर जिले में एक जिला सैनिक अफसर होता है, उससे जाके मिलें, या जगह जगह पे आर्मी के रिक्रूटिंग ऑफिसर है वहां पे जाके मिलें, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करें और इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लें। धूल साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, हमारी पार्टी इस योजना के विरोध में है। इन्होंने किसी को भी संज्ञान में, इससे पहले मैं एक ऑफिशियल डाटा इनसे रिपोर्ट लेता हूं। क्या ये सही नहीं है भारतीय सेना के विरोध में है कांग्रेस पार्टी? सुनिए पूरी बात को। यहाँ बैठ करके भारतीय सेना का ठेका आपने नहीं लिया हुआ है। भारतीय सेना की योजना पूरी सुनिए। युवा कहीं भारतीय सेना के विरोध में। सर देखिए, शुरुआती सवाल जो है वो दोबारा मैं दोहराना चाहूंगी। भारतीय सेना के अधिकारी इसका बचाव कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप भारतीय सेना की योजना के विरोध में। साक्षी ये सोच करके आए हुए इनके पास कुछ है नहीं तो विरोध करना है बस। धूल साहब, सवाल रिपीट यही हो रहा है। आप अगर युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया है, रुक जाइए विजय रावल जी, रुक जाइए। 7 साल के लिए प्रपोजल दिया था। धूल साहब, आपको आवाज मिल रही है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। धूल साहब, सवाल बार रिपीट यही हो रहा है कि अगर युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, युवाओं का रोष कहीं ना कहीं रुक रहा है, थम रहा है, तो फिर कांग्रेस 24% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी है, मजबूरी है।
उसे जोश मत बताइए, गलत जानकारी है, गलत मिसलीडिंग फैक्ट है। शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि अब समय नहीं बचा, आप सभी को रोक रही हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए साथ में और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाता वो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।